दोस्तों, एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर आ गए हैं। 13 फरवरी को सभी किसान दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें रोकने के लिए जो बंदोबस्त किया है उसको देखकर लग रहा है कि मानो ये अपने देश के किसान नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के घुसपैठ ही दिल्ली के संसद भवन पर हमला करने जैसे जा रहे हैं। सरकार ने 2020 में 3 कृषि कानून पास किए थे, जिसके बाद पूरे देश भर में किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था और वो आंदोलन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। अंत में मोदी सरकार ने उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया था और वादा किया था, आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। खैर, इस जुमलेबाजी के 9 महीने बाद जाकर वो कमेटी बनी और तब से अब तक उसकी 35 बैठकें हो गई हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि उनका एक वादा तक पूरा नहीं कर पाई है सरकार। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे किसानों की वो 5 मांगे क्या हैं जिसे सरकार पूरा नहीं कर रही है या पूरा करना नहीं चाहती है। इसके साथ ही सबसे पहले हम जानेंगे कि किसानों की फिर से सड़क पर आने की असली वजह क्या है। फिर देखेंगे अगर एमएसपी को लीगल कर दिया जाए तो इससे क्या असर होगा और क्यों एमएसपी को लीगल कर देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्या किसानों का लोन माफ़ कर देना चाहिए सरकार को। तो बने रहिए अंत तक, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको किसान आंदोलन 2.0 की मिलेगी। दिल्ली चलो मार्च, yet again farmers protest 2.0 एमएसपी पर उन्हें एक नया कानून भेजा to guarantee the MSP for crops। अगर किसानों की मांगों को देखें तो अभी भी उनकी मांगे वही हैं जो कमोबेश पिछले आंदोलन के वक्त थी, जैसे कि एमएसपी की गारंटी को लीगल किया जाए, किसानों का सारा कर्जा माफ़ किया जाए, 60 साल से ऊपर किसानों को पेंशन दी जाए, किसान आंदोलन के वक्त गिरफ्तार हुए किसानों को बेल दी जाए, लखीमपुर खीरी में हुए वायलेंस करने वालों को जेल में डाला जाए, साथ ही उस वायलेंस का शिकार होने वाले परिवार को सरकार मुआवजा दे। छठा है, भारत को WTO को छोड़ देना होगा। यही मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से किसान एक बार फिर से सड़क पर लौट आए हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सीरियस है। आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों सरकार के लिए भी इन वादों को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और क्यों वो इसे पूरा नहीं कर रही है और क्यों किसान सरकार के गले की हड्डी बन चुके हैं। किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों चाहिए, इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स समझा देता हूँ। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेसिकली ये एक मिनिमम प्राइस होता है जिस पर सरकार किसान से फसल खरीदती है। एक समय था जब भारत रोटी चावल के लिए भी मोहताज हो गया था, किसान एक पैसा तक नहीं कमा पा रहे थे, मंदी का दौर था। इसी के चलते एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके चलते अगर किसान गेहूं की फसल लेकर सरकार को बेचता है तो सरकार उसे एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीद लेती थी, जिससे किसानों का भी नफ़ा होता था और सरकार का भी। शुरू में ये काफ़ी अच्छे से चला और आज तो ये हाल है कि सरकार के गोडाउन्स में जितना गेहूं और चावल का खजाना है उसकी इंतहा नहीं है और जिसे लेकर WTO हम पर उंगली उठा रहा है। खैर, इस बात पर बाद में आएंगे। तो जैसा हमने जाना, एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जिस पर सरकार फसल खरीदती है किसानों से। आज की तारीख में सरकार का कहना है 20 से भी ज़्यादा फसलों पर एमएसपी दी जाती है। हालांकि सच में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ गेहूं और चावल पर ही एमएसपी मिलती है। बाकियों पर जुगाड़ से मिल गया तो मिल गया, वरना मुश्किल ही होता है कि मिले। ऐसे में आपके मन में आना चाहिए, जब एमएसपी ऑलरेडी मिल रही है तो किसान क्यों ऐसा चाहते हैं कि उसे लीगल गारंटी दी जाए? इसलिए क्योंकि जब किसान अपनी फसल काट कर मंडी में ले जाता है तो वहाँ पर कई लोग मिलकर ये तय करते हैं कि आज चना कितने में लेंगे। ऐसे में वो लोग एक तरह कार्टेल बना लेते हैं और एक प्राइस फिक्स कर देते हैं, जिससे ना कोई ज़्यादा देता है और ना कोई कम। ऐसी हालत में किसान को कभी कभी अपनी फसल घाटे में देनी पड़ती है या बहुत कम मुनाफे में देनी होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में किसानों के पास एक अल्टरनेटिव भी रहता है, यानी बजाय इन प्राइवेट ट्रेडर्स को अपनी क्रॉप सेल करने के, वो सरकार के गोदाम पर जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं और वहाँ पर उनकी फसल एमएसपी पर ही ली जाती है। और उसमें भी किसानों का कहना है एक दिक्कत है जो सरकार को सही करनी होगी। वो दिक्कत ये है कि अभी एमएसपी काउंट होती है A2+FL के फॉर्मूले पर। अब ये A2+FL फार्मूला क्या है?
A2 मीन्स किसान को अपनी फसल उगाने में जो जो सामान की लागत आती है, जैसे बीज खरीदने से लेकर फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए डाले जाने वाली दवा, सभी को A2 कंसीडर कर लेते हैं। फिर इसमें FL यानी लेबर कॉस्ट को जोड़ा जाता है, तब जाकर MSP निकलती है। लेकिन किसानों का कहना है कि ये फॉर्मूला गलत है और फ्लॉड है, बल्कि सरकार को MS स्वामीनाथन के फॉर्मूले से MSP देनी होगी। अब ये MS स्वामीनाथन फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले में A2 प्लस FL के साथ ही इसका जो टोटल आता है उसमें 50% और ऐड करते हैं, और जो फिर प्राइस निकल कर आती है वही उस क्रॉप की MSP बन जाएगी। मतलब अगर गेहूं 1 क्विंटल 1455 की लागत लगकर बन रहा है, तो MS स्वामीनाथन के फॉर्मूले से उस गेहूं को पर क्विंटल खरीदने के लिए सरकार को, किसान को 2183 रुपये देने होंगे। जब मैंने सरकार की साइट पर देखना चाहा तो मुझे पता चला कि वो MSP इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके दे रहे हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने भी कहा था MSP है, थी और रहेगी। MSP है, MSP था, MSP रहेगा। तब फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उन्हें जो चाहिए वो तो सरकार दे रही है। तब फिर ये दिल्ली चलो कूच क्यों किया गया? वो इसलिए क्योंकि सरकार जो कहती है और जो करती है उसमें अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। खैर, द मेन पॉइंट इज कि MSP पेपर पर दी जा रही है, लेकिन जब किसान मंडी में ले जाकर सरकार को ये माल MSP पर बेचना चाहता है तो सरकार उन सबसे ये माल नहीं खरीद रही है। ऐसा कई वजह से होता है, लेकिन प्राइमरी 2 वजहें हैं। नंबर 1, क्योंकि सरकार के गोदामों में पहले से ही बहुत ज़्यादा अनाज भरा हुआ है, और अगर वो और इसे भरने लगे तो इससे अनाज का नुकसान होगा। नंबर 2, सरकार के पास फंड्स नहीं है MSP देने को। हालांकि MSP पर बेचने से किसानों को फायदा होता है, लेकिन अगर वही वो प्राइवेट ट्रेडर्स को दें तो ज़रूरी नहीं है कि कोई उनको फ़ायदा होगा, कोई नफ़ा होगा। इसलिए किसान चाहते हैं कि MSP को लीगल कर दिया जाए, ताकि सरकार उन्हें हीले हवाले ना दे सके, उनकी फसलों को MSP पर खरीदे। दोस्तों, अगर MSP को लीगल कर दिया गया तो सबसे पहले एक कानून बनाया जाएगा जिसका शायद नाम ही होगा द मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी एक्ट 2024। इसके बाद सरकार को MSP हर हालत में देनी ही होगी। सरकार की माने तो MSP का लीगल हो जाना देश के लिए घातक साबित हो सकता है। क्यों ऐसा सरकार कहती है, आइए जानते हैं। सरकार का कहना है कि अगर MSP को लीगल कर दिया गया तो यूनियन बजट का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ इन फसलों को, क्रॉप्स को खरीदने में चला जाएगा। फिर बाकी जगहों पर वो पैसे खर्च कैसे किए जाएंगे? दूसरी बात, सरकार का MSP पर खरीदना पूरी मार्केट के लिए घातक साबित होगा। वैसे क्योंकि अगर मंडी में 1 क्विंटल गेहूं 1500 का बिक रहा है, पर वही MSP पर 2200 का मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किसान अपनी फसल MSP पर ही बेचना चाहेंगे। इसकी वजह से प्राइवेट ट्रेडर्स को भी 2200 में 1 क्विंटल गेहूँ खरीदना होगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर सरकार एक बार को 2200 रुपये पर खरीद भी ले तो भी वो इसे इतने पर नहीं बेच पाएगी, क्योंकि प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदना ही नहीं चाहेंगे। इनकेस अगर वो खरीद भी लेंगे तो मार्केट में इसे लेकर बहुत महंगे दाम पर बेचेंगे, जिससे फूड प्राइसेस बढ़ जाया करेंगी। और अगर सरकार MSP पर खरीद कर कम दाम में बेचेगी तो इससे उनका नुकसान होगा। इतना ही नहीं, सरकार तो यहाँ तक कह रही है कि उसके पास ऑलरेडी इतना गेहूं और चावल गोदामों में भरा हुआ है। ऐसे में अगर वो और फसलों को स्टोर करने लग गया तो इससे सिर्फ अनाज बर्बाद होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इस संगठन का पार्ट हैं, वो अपनी 10% से ज़्यादा सब्सिडी अपने फार्मर्स को नहीं प्रोवाइड कर सकती है, और ना ही क्रॉप्स को स्टोर कर सकती है, क्योंकि इससे इंटरनेशनल मार्केट पर असर पड़ सकता है। लेकिन इंडिया ऑलरेडी पैडी और वीट के मामले में इन लिमिट्स को पार कर चुकी है, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपियन यूनियन सब हम पर दबाव बना रहे हैं कि हम अब फार्मर्स को और सब्सिडी ना दें। ऐसे में अगर MSP को लीगल कर दिया गया तो जाहिर सी बात है इससे सब्सिडी का वेटेज बढ़ेगा, जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस में तनाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ही फार्मर्स चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को टाटा बाय बाय कर दे। मोटा मोटा देखा जाए तो शायद आप भी समझ गए होंगे कि MSP को लीगल करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसलिए वो ऐसा नहीं करती है। ऑफ कोर्स ऐसे कई लोग हैं जो सरकार की इन बातों को पूरा बहाना ही बताते हैं। जैसे योगेंद्र यादव ने द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने MSP के लीगलाइजेशन को लेकर सरकार जो मिथ फैला रही है उस पर चर्चा की थी। उनकी माने तो MSP की गारंटी देने से यूनियन बजट का सिर्फ 2.28 लाख करोड़ ही इस पर खर्च होगा, ना कि आधा हिस्सा। उन्होंने ये भी लिखा कि इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, और अभी सिर्फ गेहूं और चावल पर MSP मिलती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर किसान उसे ही उगाते हैं।
लेकिन अगर सब पर मिलने लग जाएगी तो किसान भी हमारे सारी फसलें उगाने लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरकार चाहे तो मॉडर्न ज़माने के गोदाम बना सकती है, उसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होगा। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करते हैं कि अगर हर फसल पर MSP मिलने लगे तो इसे फाइनेंस करना गवर्नमेंट के लिए न केवल मुश्किल होगा बल्कि घातक भी होगा। इसलिए उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया है कि अगर सब पर नहीं तो एटलीस्ट कुछ पर तो ज़रूर गारंटी के साथ MSP मिलना चाहिए और बाकी के लिए गवर्नमेंट पेमेंट डिफिशियंसी को दे दे। अब ये पेमेंट डिफिशियंसी क्या है? मान लीजिए अगर 1 क्विंटल बाजरे का MSP दाम 1000 रुपये है, लेकिन मार्केट में किसान इसे केवल 800 तक ही बेच पाया, तो किसान चाहे सरकार के पास आए और रसीद दिखाकर बता दे कि मेरा बाजरा 800 का ही बिका है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होगी वो उसे 200 रुपये दे दे। खैर, इतना सब कुछ जानने के बाद एक बात तो शायद आपको भी समझ में आ ही गई होगी कि MSP का इशू बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अगर इसे लीगल कर दिया गया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके बारे में कहीं ना कहीं सभी अभी सिर्फ स्पेकुलेट ही कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये एक टफ क्वेश्चन है। एक्सपर्ट्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि MSP की गारंटी देने से अच्छा है क्यों ना हम क्रॉप्स का एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दें। बेसिकली वो कहना ये चाहते हैं कि जैसे एक बिस्किट पर्टिकुलर प्राइस का मिलता है, उसी तरह फसलों का भी, क्रॉप्स का भी एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस होना चाहिए जिसके नीचे कोई उसे खरीद ना सके, नो मैटर वो कौन हो। और मेरा ओपिनियन तो यही है कि MS स्वामीनाथन के फॉर्मूले से ही MSP को काउंट करना चाहिए। बस उसमें एक ये चेंज ला देना चाहिए कि बजाय 50% के हम उसे 30% तक कर दें, जिससे प्राइवेट ट्रेडर्स को भी फसलें बहुत ज़्यादा महंगी ना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 क्विंटल गेहूँ 1455 का मिल रहा है तो उस पर 30% ऐड करने के बाद उतना ही गेहूँ 1900 रुपये के आसपास पड़ेगा। और इसी तरह डिफरेंट क्रॉप्स पर डिफरेंट परसेंटेज लगाई जाए और गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि प्राइवेट ट्रेडर्स इसी प्राइस पर ही किसानों से फसल खरीदें, जिससे किसानों का नुकसान भी ना हो और फूड प्राइजेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ना ना शुरू हो जाए। अगर सरकार पूरे देश में ऐसा सिस्टम बना देती है तो प्राइवेट सेक्टर्स को तो मोहल्ला किसानों से इस प्राइस पर खरीदना पड़ेगा। बस सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्रॉप पर इस तरह के परसेंटेज लगाएं जिससे मार्केट में सडनली उसकी कीमत बढ़ ना जाए और इसे इफेक्टिवली मैनेज किया गया तो चांसेस हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। मूविंग ऑन, अब लोन वाली डिमांड पर आते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 52% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर इन डेट और किसानों का एवरेजली 74,000 रुपये सिर्फ कर्ज चुकाने में चले जाते हैं। ऐसे में आप खुद सोचो, जिस किसान की इनकम 1,30,000 सालाना है वो कैसे इतना सारा कर्जा चुका पाएगा? कहाँ से इतना फैसला लाएगा जब उसकी फसल ही घाटे में बिकेगी? और अगर सरकार चाहे तो ये कर्ज माफ़ कर सकती है, पर सिर्फ एक दिक्कत है, एक दिक्कत जिसकी वजह से कर्ज माफ़ करना बहुत मुश्किल है। हालांकि कर्ज माफ़ी करना नामुमकिन नहीं है। वो दिक्कत ये है कि आज 42% लोन्स जो किसानों ने लिए हैं वो किसी न किसी प्राइवेट बैंक से लिया है। ऐसे में अगर कर्ज माफ़ी सबकी कर दी गई तो उससे उन प्राइवेट बैंक्स को नुकसान होगा, जिससे उनके स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट गिरेगा, इन्वेस्टर्स छोड़कर भाग जाएंगे, कस्टमर्स के डिपॉजिट्स में कमी आएगी और उस बैंक का दिवालिया भी निकल सकता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये लोन माफ़ नहीं किया जा सकता विदाउट कॉजिंग दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। गवर्नमेंट को टैक्स बेनिफिट्स देने होंगे उन बैंक्स को, तब काम बहुत आसान हो सकता है। पास्ट में भी गवर्नमेंट ने किसानों की बहुत बार लोन माफ़ी की है, तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। हाँ, बस कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे एक बार में सारा लोन ना माफ़ करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लोन माफ़ कर दिया जाए, जिससे किसी बैंक को एकदम से झटका ना लगे और ना ही सरकार के ऊपर भारी बोझ है। यानी इसे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के थ्रू करना चाहिए, 10 ईयर्स तक चलता रहे। और साथ में क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि कौन से किसानों के लोन माफ़ होंगे, यानी जिनकी ना इनकम है, ना उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और ना ही उनकी फसलें अच्छी बिकती हैं, या उनके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है जिससे घर में कोई बीमारी हो गई है तो इस वजह से सारा पैसा इलाज में चला गया है। तो बेशक ऐसे किसानों को सरकार को हेल्प करनी चाहिए, उनका लोन माफ़ कर देना चाहिए। पर वहीं अगर कोई बहुत अमीर किसान है जिसके ऊपर लोन है तो उससे पैसे रिकवर करने चाहिए। उसमें भी अप्रोच ये होना चाहिए कि धीरे धीरे लिया जाए, ये नहीं कि उसके खेत में गए और बेचकर उसकी फसल को रिकवर कर लिया। दोस्तों, इसमें
कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब वो 60 साल के हो जाते हैं तो वो अपने खेत नहीं जोत पाते हैं, जिसके चलते उनकी कोई इनकम सोर्स नहीं होती है। तो इन माय व्यू उनकी ये मांग बिल्कुल जायज़ है। अगेन यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया बनाने की ज़रूरत है कि किसको पेंशन दी जाएगी और किसको पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी जो ज़रूरतमंद है, जिसका पेंशन के बिना गुजारा नहीं हो सकता है, उसे पेंशन दी जानी चाहिए। दोस्तों, पिछली बार किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ था हम सबको मालूम है। कहीं पर लाठीचार्ज हुई थी, तो कहीं पर पानी की बौछार से किसानों को रोका गया था, कहीं पर ज़बरदस्ती की गई थी। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ था जब बीजेपी के एक नेता के बेटे आशीष मिश्रा ने मार्च कर रहे किसानों के ऊपर से गाड़ी चला दी थी। मैं उस इंसिडेंट का वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बस इतना जान लीजिए कि लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने मिलकर किसानों के ऊपर से गाड़ी चला दी थी, जिसकी वजह से कुल 8 लोगों की जान चली गई थी और कई इंजर्ड हुए थे। हालांकि आशीष मिश्रा को बहुत संघर्षों के बाद गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, लेकिन आजकल वो बेल पर बाहर है। खैर, किसानों की मांग है कि उस इंसिडेंट में जो शख्स आशीष मिश्रा के साथ मिले हुए थे, सबको जेल होनी चाहिए। उसका जिम्मेदार कोई एक इंसान नहीं था। मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ कि तय करिए कि क्या किसान भाइयों की ये मांगे जायज़ हैं या नहीं। मेरी नज़र में तो ऑफकोर्स ये जायज़ हैं और उस हादसे को अंजाम देने वाले एक एक शख्स को जेल के अंदर होना ही चाहिए। और उस हादसे में जिस किसी की भी जान गई थी, सरकार को उसको मुआवजा भी देना चाहिए। किसानों की लास्ट मांग है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे। ये इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो देश WTO का पार्ट है, तो वो टोटल आउटपुट वैल्यू से 10% से ज़्यादा सब्सिडी किसानों को नहीं दे सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन है क्यों? ये इसलिए है क्योंकि सब्सिडीज़ के चलते इंटरनेशनल ट्रेड्स में दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई कंट्री सब्सिडी दे देकर खूब सारा राइस प्रोड्यूस कर लेती है, इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में उस कमोडिटी की प्राइस गिर सकती है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होने के कारण कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिलता है। अब इससे वो कंट्री जो ज़्यादा राइस प्रोड्यूस कर रही है, इससे उसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सभी प्लेयर्स उसी से परचेज करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर दाम कम देना होगा। बट वो कंट्रीज़ जो एक लिमिट तक प्रोड्यूस कर रही हैं, उनका माल नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि वो महंगा होगा इन कंपैरिजन टू द कंट्री जो बहुत सारा राइस एक साथ प्रोड्यूस कर रही है। ऐसे में अगर भारत सरकार किसानों को MSP देना चाहेगी, तो भी हमें इंटरनेशनल प्रेशर का बहुत सामना करना पड़ेगा। किसान ये बात समझते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत WTO को छोड़ दे। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो जो कंट्रीज़ हम पर ज़्यादा सब्सिडी देने का आरोप लगा रही हैं, तो उनका कहना है कि ये झूठ है, क्योंकि अगर हम रियल टर्म में देखेंगे तो यूरोप और अमेरिका के फार्मर्स को एक भारतीय किसान के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, पर वो फिर भी चाहते हैं कि हम अपने किसानों को सब्सिडी देना कम कर दें। जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स चाहते हैं कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट बने रहें, इसलिए वो सब्सिडी देने से हमें मना करते हैं। लेकिन भारत के लिए WTO को छोड़ देना इतना आसान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उससे नुकसान हो रहा है, बल्कि किसी हद तक फ़ायदा भी हो रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है कि वो किसान की इस समस्या को कैसे सुलझाएगा और कैसे इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रस्ट को मेंटेन करके अच्छे रिलेशन भी बनाए रखेगा। खैर दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको एक बात तो ज़रूर समझ आ गई होगी कि MSP एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसका समाधान निकालना हलवा नहीं है। आपकी क्या राय है? MSP की गारंटी होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।